संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय समय पर वो संविधान का शिकार करती रही। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि आज संविधान के 75 वर्ष पूरे होने की उपलब्धि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त भाषण दिया। इस दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में एंट्री लेते नजर आए तो वहां पर बैठे सभी लोगों ने, खासकर बीजेपी नेताओं ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए। सप्तम शेड्यूले আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই। इसी के साथ साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने संविधान को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाए गए झूठ पर जबरदस्त तरीके से जो है आपको बता दें कि बयान दिए। कांग्रेस और विपक्ष की उन्होंने बखिया उधेड़ के रख दी और संविधान पर जिस तरीके से कांग्रेस, खासकर अगर आप कहेंगे कि राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर चलते हैं, संविधान का हवाला देते हैं, पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है उन्होंने संविधान को जो है बनाया था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारे तीखे सवाल पूछे तो साथ ही साथ कांग्रेस के फेक नैरेटिव को भी सभी के सामने एक्सपोज कर दिया। जरा आप भी सुनिए क्या कुछ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस धमाकेदार भाषण में कहते नजर आ रहे हैं। सभापति जी, मैं तो संविधान के प्रति विशेष आदर का भाव व्यक्त करना चाहूंगा कि संविधान की भावना थी कि मेरे जैसे अनेक लोग जो यहां पहुंच नहीं पाते, ये संविधान था जिसके कारण हम पहुंच पाए। क्योंकि हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था, हम यहां तक कैसे आते? ये संविधान का सामर्थ्य था, जनता जनार्दन के आशीर्वाद थे। इतना बड़ा दायित्व, और मेरे जैसे बहुत लोग यहां भी जिनका ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, यही एक सामान्य परिवार से आए हैं और आज संविधान ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। और ये भी कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें देश ने इतना स्नेह दिया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। ये हमारे संविधान के बिना संभव नहीं था। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और मैं इसलिए एक परिवार का उल्लेख करता हूं कि 75 साल की हमारी यात्रा में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। इसलिए देश को क्या क्या हुआ है ये जानने का अधिकार है। इस परिवार के कुविचार, कुरीति, कुनीति, इसकी परंपरा निरंतर चल रही है। हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी। आदरणीय सभापति जी, 1947 टू 1952 इस देश में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। एक अस्थाई व्यवस्था थी, एक सिलेक्टेड सरकार थी और चुनाव नहीं हुए थे। और जब तक चुनाव न हो तब तक एक इंटरिम व्यवस्था के रूप में कोई खाका खड़ा करना चाहिए, किया गया था। 1952 के पहले
राज्यसभा का भी गठन नहीं हुआ था, राज्यों में भी कोई चुनाव नहीं थे, जनता का कोई आदेश नहीं था। उसके बावजूद भी, और अभी तो संविधान निर्माताओं ने इतना मंथन करके संविधान बनाया था 1951 में, जबकि चुनी हुई सरकार नहीं थी, उन्होंने ऑर्डिनेंस करके संविधान को बदला और किया क्या? अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया गया। और ये संविधान निर्माताओं का भी अपमान था, क्योंकि ऐसी बातें कोई संविधान सभा में नहीं आई होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां उनकी चली नहीं। तो बाद में जैसे ही मौका मिला, उन्होंने अभिव्यक्ति की इस आजादी को, उस पर उन्होंने हथौड़ा मार दिया। और ये संविधान निर्माताओं का घोर अपमान है। अपने मन की चीजें जो संविधान सभा के अंदर नहीं करवा पाए, वो उन्होंने पिछले दरवाजे से किया, और वो भी चुनी हुई सरकार के वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने पाप किया था। इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, उसी दौरान उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे, आगे नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, ये नेहरू जी लिख रहे हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। और आदरणीय सभापति जी, ये भी देखिए, 1951 में ये पाप किया गया, लेकिन देश चुप नहीं था। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने चेताया, ये गलत हो रहा है। उस समय स्पीकर पद पर बैठे हुए हमारे स्पीकर महोदय ने भी पंडित जी को कहा, गलत कर रहे हो। इतना ही नहीं, आचार्य कृपलानी जी, जयप्रकाश नारायण जैसे महान कांग्रेसी लोगों ने भी पंडित नेहरू ने कहा कि ये रोको, लेकिन पंडित जी का अपना संविधान चलता था, और इसलिए उन्होंने इतने वरिष्ठ महानुभावों की सलाह मानी नहीं, और उसे भी उन्होंने दरकिनार कर दिया। और आदरणीय सभापति जी, ये संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय समय पर वो संविधान का शिकार करती रही। ये खून मुंह पे लग गया। इतना ही नहीं, संविधान के स्पिरिट को लहू लहान करती रही। आदरणीय सभापति जी, करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। आदरणीय सभापति जी, जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने बोया था,
उस बीज को खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया। उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। जो पाप पहले प्रधानमंत्री करके गए और जो खून लग गया था 1971 में, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान बदल करके पलट दिया गया और 71 में ये संविधान संशोधन किया गया था। और क्या था, उन्होंने हमारे देश की अदालत के पंख काट दिए थे और यहां पर तो किया था कि संसद संविधान के किसी भी आर्टिकल में जो मर्जी पड़े वो कर सकती है और अदालत उसकी तरफ देख भी नहीं सकती है। अदालत के सारे अधिकारों को छीन लिया गया था। ये पाप 1971 में उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। और इस परिवर्तन ने इंदिरा जी की सरकार को मौलिक अधिकारों को छीनने का और न्यायपालिका पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया, सक्षम बना दिया था। आदरणीय सभापति जी, खून मुंह पे लग गया था, कोई रोकने वाला था नहीं। और इसलिए जब इंदिरा जी के चुनाव को गैर रीति के कारण, असंवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ने के कारण अदालत ने उनके चुनाव को खारिज कर दिया और उनको एमपी पद छोड़ने की नौबत आई, तो उन्होंने गुस्से में आकर के देश पर इमरजेंसी थोप दी, आपातकाल लगा दिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और उसके बाद इतना ही नहीं, उन्होंने इमरजेंसी तो लगाई, संविधान का दुरुपयोग तो किया ही किया, भारत के लोकतंत्र का गला तो घोट ही दिया। लेकिन 1975 में 39वां संशोधन किया और उसमें उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, इनके चुनाव के खिलाफ कोई कोर्ट में जा ही नहीं सकता है, ऐसा उन्होंने, और वो भी रिट्रोस्पेक्टिव किया, आगे के लिए नहीं, पीछे का भी, अपने पापों का भी उन्होंने। और आदरणीय सभापति जी, मैं संविधान की बात कर रहा हूं, मैं संविधान के आगे पीछे कुछ नहीं बोल रहा हूं। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, इमरजेंसी में लोगों के अधिकार छीन लिए गए, देश के हजारों लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया, न्यायपालिका का गला घोंट दिया गया, अखबारों की स्वतंत्रता पर ताले लगा दिए गए। इतना ही नहीं, कमिटेड जुडिशरी, इस विचार को उन्होंने पूरी ताकत दी। और इतना ही नहीं, जिस जस्टिस एच.आर. खन्ना ने उनके चुनाव में उनको खिलाफ जो जजमेंट दिया था, वो इतना गुस्सा भरा था
कि जब जस्टिस एच.आर. खन्ना जो सीनियरिटी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने थे, जिन्होंने संविधान के सम्मान करते हुए उस स्पिरिट से इंदिरा जी को सजा दी थी, उन्होंने मुख्य न्यायाधीश नहीं बनने दिया। ये संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया रही। आदरणीय सभापति जी, यहां भी ऐसे कई दल बैठे हैं जिनके मुखिया भी सारे जेल में हुआ करते थे। ये इनकी मजबूरी है कि वहां जाके बैठे हैं, उनको भी जेलों में ठूस दिया गया था। आदरणीय सभापति जी, देश पर जुल्म तांडव चल रहा था, निर्दोष लोगों को जेलों में ठूस दिया जाता था, लाठियां बरताई जाती थी, कई लोग जेलों में मौत के शरण हो गए थे और एक निर्दयी सरकार संविधान को चूर चूर करती रही थी। आदरणीय सभापति जी, ये परंपरा यहां नहीं रुकी। जो परंपरा नेहरू जी ने शुरू की थी, जिसको दूसरे प्रधानमंत्री जी इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया, क्योंकि खून मुंह पे लग गया था और इसलिए राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने संविधान को एक और गंभीर झटका दे दिया। सबको समानता, सबको समानता, सबको न्याय, उस भावना को चोट पहुंचाई। आदरणीय सभापति जी, आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो का जजमेंट दिया था। एक भारत की महिला को न्याय देने का काम संविधान की मर्यादा और स्पिरिट के आधार पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। एक वृद्ध महिला को उसका हक मिला था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाहबानो की उस भावना को, सुप्रीम कोर्ट की उस भावना को नकार दिया और उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के खातिर संविधान की भावना को बलि चढ़ा दिया और कट्टरपंथियों के सामने सर झुकाने का काम कर दिया। उन्होंने न्याय के लिए तड़प रही एक वृद्ध महिला को साथ देने के बजाय उन्होंने कट्टरपंथियों का साथ दिया। संसद में कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को फिर एक बार पलट दिया गया। आदरणीय सभापति जी, बात वहां से नहीं अटकी है। नेहरू जी ने शुरू किया, इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया और राजीव जी ने भी उसको ताकत दी, खाद पानी देने का काम किया। क्यों? संविधान के साथ खिलवाड़ करने का लहू उनके मुंह लग गया। आदरणीय सभापति जी, अगली पीढ़ी भी इसी खिलवाड़ में जुड़ी पड़ी है। एक किताब को मैं कोट कर रहा हूं। उस किताब में जो लिखा गया है और उसमें प्रधानमंत्री उस समय के मेरे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनको कोट किया है। उन्होंने कहा है, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि पार्टी अध्यक्ष सत्ता का केंद्र है। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा है, जो एक किताब में लिखा गया है। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि पार्टी अध्यक्ष सत्ता का केंद्र है। सरकार पार्टी के प्रति जवाबदेह है। इतिहास में पहली बार
आदरणीय सभापति जी, नहीं, आप सदन इतिहास तरीके से में बीच में पहली हटाते हैं। बार नो, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। सदन के नेता बोल रहे हैं, आपको मर्यादा रखनी चाहिए। ऐसे सदन नहीं चलेगा इस तरीके से, गलत तरीका आपका ये। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सभापति जी, इतिहास में पहली बार संविधान को ऐसी गहरी चोट पहुंचा दी गई। संविधान निर्माताओं ने चुनी हुई सरकार और चुने हुए प्रधानमंत्री की कल्पना तक ही हमारा संविधान था, लेकिन इन्होंने तो प्रधानमंत्री के ऊपर एक गैर संवैधानिक, और जिसने कोई शपथ भी नहीं लिया था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल पीएमओ के भी ऊपर बैठा दिया। पीएमओ के ऊपर अघोषित दर्जा दे दिया गया। आदरणीय सभापति जी, इतना ही नहीं, और एक पीढ़ी आगे चले, और उस पीढ़ी ने क्या किया? भारत के संविधान के तहत देश की जनता जनार्दन सरकार चुनती है, और वो सरकार का मुखिया कैबिनेट बनाता है। ये संविधान के तहत है। इस कैबिनेट ने जो निर्णय किया, संविधान का अपमान करने वाले अहंकार से भरे लोगों ने पत्रकारों के सामने कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दिया। संविधान को हर मौके पर संविधान के साथ खिलवाड़ करना, संविधान को न मानना, ये जिनकी आदत हो गई थी। और दुर्भाग्य देखिए, एक अहंकारी व्यक्ति कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दे और कैबिनेट अपना फैसला बदल दे। ये कौन सी व्यवस्था है? आदरणीय सभापति जी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो संविधान के साथ क्या हुआ उसी की बात कर रहा हूं। उस समय करने वाले पात्रों को लेकर किसी को परेशानी होती होगी, लेकिन बात संविधान की है। मेरे मन के और मेरे विचारों को मैं अभिव्यक्त नहीं कर रहा हूं। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस ने निरंतर संविधान की अवमानना की, संविधान के महत्व को कम किया। कांग्रेस इसके अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा हुआ है। संविधान के साथ धोखेबाजी कैसे करते थे, संवैधानिक संस्थाओं को कैसे नहीं मानते थे, इस देश में बहुत कम लोगों को मालूम होगा। 370 की तो पता है सबको, 35A का पता बहुत कम है। संसद में आए बिना, जबकि संसद में आना पड़ता, संसद को ही अस्वीकार कर दिया गया। भारत के संविधान का अगर कोई पहला पुत्र है तो ये संसद है, उसको भी उन्होंने गला घोंटने का काम किया। 35A जो संसद में लाए बिना उन्होंने देश पर थोप दिया, और अगर 35A न होता तो जम्मू कश्मीर में जो हालत पैदा हुई वो हालत पैदा न हुई होती। राष्ट्रपति के आदेश पर यह काम किया गया और देश की संसद को अंधेरे में रखा गया। आदरणीय सभापति, ये संसद का अधिकार था, कोई अपनी मनमानी से नहीं कर सकता था, लेकिन और उनके पास बहुमत था, कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किया क्योंकि पेट में पाप था, देश की जनता से छुपाना चाहते थे। आदरणीय सभापति जी,
इतना ही नहीं, बाबा साहब आम्बेडकर जिनके प्रति आज सम्मान का भाव सब कोई अनुभव कर रहा है, और हम लोगों के लिए तो बहुत विशेष है, क्योंकि हम लोगों के लिए तो जीवन में बहुत बड़ी जो कुछ भी रास्ते मिले ना वहीं से मिले हैं। आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब आम्बेडकर इनके प्रति भी इनके मन में कितनी कटुता भरी थी, कितना द्वेष भरा था, मैं आज उसके डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन जब अटल जी की सरकार थी तब बाबा साहब आम्बेडकर, उनका जो महापरिनिर्वाण भूमि है वहां पर अलीपुर रोड पर अटल जी की सरकार में बाबा साहब आम्बेडकर जी के स्मृति में एक स्मारक बनाना तय हुआ। अटल जी के समय ये नहीं हुआ। दुर्भाग्य देखिए, 10 वर्ष यूपीए की सरकार रही, उसने इस काम को नहीं किया, न होने दिया। बाबा साहब आम्बेडकर का जब हमारी सरकार आई, बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति हमारा श्रद्धा होने के कारण हमने अलीपुर रोड पर बाबा साहब मेमोरियल बनाया और उसका काम किया। आदरणीय सभापति जी, दिल्ली में जब बाबा साहब आम्बेडकर के 1992 में, उस समय चंद्रशेखर जी कुछ समय थे, तब एक निर्णय किया गया था, आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर यही जनपद के पास 40 साल तक वो कागज पे ही पड़ा रहा, नहीं किया गया। और तब जाकर के 2015 में हमारी सरकार आई और हमने आकर के इस काम को पूरा किया। बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम भी जब कांग्रेस सत्ता से बाहर गई तब संभव हुआ। इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब आम्बेडकर के 125 साल तो हमने पूरी दुनिया में बनाए थे, विश्व के 120 देशों में बनाने का काम किया था। लेकिन जब बाबा साहब आम्बेडकर की शताब्दी थी तब अकेली बीजेपी की सरकार थी मध्य प्रदेश में। सुंदरलाल जी पटवा हमारे मुख्यमंत्री जी थे, और महू में जहां बाबा साहब आम्बेडकर जी का जन्म हुआ था उसको एक स्मारक के रूप में पुनर्निर्माण करने का काम सुंदरलाल पटवाई जी जब मुख्यमंत्री थे तब मध्य प्रदेश में हुआ था। शताब्दी के समय भी उनके साथ यही किया गया था। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में बाबा साहब आम्बेडकर एक दीर्घदृष्टा थे। समाज के दबे कुचले लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए वो प्रतिबद्ध थे, और एक लंबे सोच के साथ भारत को अगर विकसित होना है तो भारत का कोई अंग दुर्बल नहीं रहना चाहिए, ये चिंता बाबा साहब को सताती थी। और तब जाकर के हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था बनी। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में छुपे हुए लोगों ने, डूबे हुए लोगों ने धर्म के आधार पर, तुष्टीकरण के नाम पर आरक्षण के अंदर कुछ न कुछ नुक्सेदेनी करने का प्रयास किया, और इसका सबसे बड़ा नुकसान एससी, एसटी और ओबीसी समाज को हुआ है। आदरणीय सभापति जी, आरक्षण की कथा बहुत लंबी है। नेहरू जी से लेकर के राजीव गांधी तक कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने आरक्षण का घोर विरोध किया है। हिस्ट्री कह रही है आरक्षण के विरोध में लंबी लंबी चिट्ठियां स्वयं नेहरू जी ने लिखी है, मुख्यमंत्रियों को लिखी है। इतना ही नहीं, सदन में आरक्षण के खिलाफ लंबे लंबे भाषण इन लोगों ने किए हैं। बाबा साहब आम्बेडकर समता के लिए
और भारत में संतुलित विकास के लिए आरक्षण के लेकर के आए, उन्होंने उसके खिलाफ भी झंडा ऊंचा किया हुआ था। दशकों तक मंडल कमीशन के रिपोर्ट को डिब्बे में डाल दिया था। जब कांग्रेस को देश ने हटाया, जब कांग्रेस गई, तब जाकर के ओबीसी को आरक्षण मिला, तब तक ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला। ये कांग्रेस का पाप है। अगर उस समय मिला होता तो आज देश के अनेक पदों पर ओबीसी समाज के लोग भी देश की सेवा करते, लेकिन नहीं करने दिया, नहीं होने दिया। ये पाप इन्होंने किया था। आदरणीय सभापति जी, जब हमारे यहां संविधान का निर्माण चल रहा था, तब संविधान निर्माताओं ने धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस विषय पर घंटों तक, दिनों तक गहन चर्चा की है, विचार विमर्श किया है और सबका मत बना है कि भारत जैसे देश की एकता और अखंडता के लिए धर्म के, संप्रदाय के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। सुविचारित मत था, ऐसा नहीं कि भूल गए थे, रह गया था। सोच विचार कर तय किया गया था कि भारत की एकता और अखंडता के लिए संप्रदाय और धर्म के आधार पर यह नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता सुख के लिए, सत्ता भूख के लिए, अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण का नया खेल खेला है, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। इतना ही नहीं, दे भी दिया कुछ जगह पे और सुप्रीम कोर्ट से झटके लग रहे हैं। और इसलिए अब दूसरे बहाने से बहाने बता रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। मन में साफ है, धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं, इसलिए खेल खेले जा रहे हैं। संविधान निर्माताओं के भावनाओं पर गहरी चोट करने का यह निर्लज्ज प्रयास है। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, एक गलत और विषय, ये तरीका ठीक नहीं। आपके नेता ने बोला, आपने बोला दोबारा बात मत करो। जिसकी भी मैं चर्चा करना चाहता हूं, और वो ज्वलंत विषय समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये विषय भी संविधान सभा के ध्यान बाहर नहीं था। संविधान सभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लंबी चर्चा की, गहन चर्चा की, और उन्होंने बहस के बाद निर्णय किया कि अच्छा होगा कि जो भी सरकार चुन करके आए वो उसका निर्णय करे और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। ये संविधान सभा का आदेश था। और बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, जो लोग संविधान को समझते नहीं है, देश को समझते नहीं है, सत्ता भूख सेवा कुछ पढ़ा नहीं है, उनको पता नहीं है बाबा साहब ने क्या कहा था। बाबा साहब ने कहा था, धार्मिक आधार पर बने, ये मैं बाबा साहब की बात कर रहा हूं, इतना वीडियो कट करके घुमाना मत। आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब ने कहा था, धार्मिक आधार पर बने पर्सनल लॉ को खत्म करने की बाबा साहब ने जोरदार वकालत की थी। उस समय के सदस्य के.एम. मुंशी जी ने कहा था, समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की एकता और आधुनिकता के लिए अनिवार्य बताया था। कमा मुंशी जी
सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। सरकारों को आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड के लिए। और आज कांग्रेस के लोग संविधान निर्माताओं की भावना का भी, सुप्रीम कोर्ट की भावना का भी अनादर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी राजनीति को सूट नहीं करता है। उनके लिए संविधान वो पवित्र ग्रंथ नहीं है, उनके लिए एक हथियार है राजनीति का। खेल खेलने का हथियार बना दिया। लोगों को डराने के लिए संविधान को हथियार बनाया जाता है। आदरणीय सभापति जी, और ये कांग्रेस पार्टी, उनको तो संविधान शब्द भी उनके मुंह में शोभा नहीं देता है। इसलिए जो अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी के संविधान को कभी स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि संविधान को स्वीकार करने के लिए एक लोकतांत्रिक स्पिरिट लगता है, जो जिनकी रगों में नहीं है। सत्तावाद और परिवारवाद भरा पड़ा है। अब आप देखिए जो कैसी शुरुआती कितनी गड़बड़ हुई है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। 12 कांग्रेस की प्रदेश की कमेटियों ने, 12 प्रदेश कमेटियों ने सरदार पटेल के नाम पर सहमति दी थी। नेहरू जी के साथ एक भी कमेटी नहीं थी, नॉट अ सिंगल। संविधान के तहत सरदार साहब ही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन लोकतंत्र में श्रद्धा नहीं, खुद के संविधान पर विश्वास नहीं, खुद के ही संविधान को स्वीकारना नहीं, और सरदार साहब देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सके और ये बैठ गए। जो लोग अपनी पार्टी के संविधान को, जो लोग अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते, वो कैसे देश के संविधान को स्वीकार कर सकते हैं? आदरणीय सभापति जी, जो लोग संविधान में लोगों के नाम ढूंढते रहते हैं, मैं जरा बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के एक अध्यक्ष हुआ करते थे और वो अति पिछड़े समाज से आते थे। अति पिछड़े, पिछड़े भी नहीं, अति पिछड़े, अति पिछड़े समाज से आते हुए उनके अध्यक्ष श्रीमान सीताराम केसरी जी, कैसा अपमान किया गया। कहते हैं बाथरूम में बंद कर दिया गया, उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया। अपनी पार्टी के संविधान में ऐसा कभी नहीं लिखा गया, लेकिन अपनी पार्टी के संविधान को न मानना, लोकतंत्र की प्रक्रिया को न मानना, और पूरी कांग्रेस पार्टी पर एक परिवार ने कब्जा कर लिया, लोकतंत्र को नकार दिया। आदरणीय सभापति जी, तो आपके सदस्यों ने क्या क्या बोला था, ठीक नहीं है। आप जब सदन के नेता बोल रहे हैं तो सदन की मर्यादा को रखो, आदरणीय सभापति जी को बनाओ। संविधान के साथ खिलवाड़ करना, संविधान के स्पिरिट को तहस
बहस करना ये कांग्रेस की रगों में रहा है। हमारे लिए संविधान, उसकी पवित्रता, उसकी शुचिता हमारे लिए सर्वोपरि है। और ये शब्दों में नहीं है, जब जब हमें कसौटी पर कसा गया है, हम तप करके निकले हुए लोग हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। 1996 में सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई। सबसे बड़ा दल था और राष्ट्रपति जी ने संविधान की भावना तहत सबसे बड़े दल को प्रधानमंत्री के शपथ के लिए बुलाया और 13 दिन सरकार चली। अगर हमें संविधान के स्पिरिट के प्रति हमारा भावना न होती तो हम भी ये बांटो, वो बांटो, ये दे दो, वो दे दो, इसको डिप्टी पीएम बना दो, इसको ढिकना बना दो, हम भी सत्ता सुख भोग सकते थे। लेकिन अटल जी ने सौदेबाजी का रास्ता नहीं चुना, संविधान के सम्मान का रास्ता चुना और 13 दिन के बाद इस्तीफा देना स्वीकार कर दिया। ये ऊंचाई है हमारी लोकतंत्र के। इतना ही नहीं, 1998 में एनडीए की सरकार थी, सरकार चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों को हम नहीं तो कोई नहीं, ये जो एक परिवार का खेल चला है, अटल जी की सरकार को अस्थिर करने के लिए खेल चले गए। वोट हुआ, खरीद फरोख्त तब भी हो सकती थी, बाजार में माल तब भी बिकता था, लेकिन संविधान की भावना के प्रति समर्पित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एक वोट से हारना पसंद किया, इस्तीफा दिया, लेकिन असंवैधानिक कोई कृत्य नहीं किया। ये हमारा इतिहास है, ये हमारे संस्कार है, ये हमारी परंपरा है। और दूसरी तरफ अदालत ने भी जिस पर थप्पा मार दिया, कैश फॉर वोट का कांड, एक लघुमती सरकार को बचाने के लिए संसद में नोटों के ढेर साक्ष्य के रूप में रखे गए, असंवैधानिक तरीका। सरकार बचाने के लिए भारत के लोकतंत्र की भावना को बाजार बना दिया गया, वोट खरीदे गए। आदरणीय सभापति जी, 90 के दशक में कई सांसदों को रिश्वत देने का पाप, ये संविधान की भावना थी कि 140 करोड़ वासियों के मन में जो लोकतंत्र पनपा है, उस लोकतंत्र के साथ ये खिलवाड़। कांग्रेस के लिए सत्ता सुख, सत्ता की भूख, यही एकमात्र कांग्रेस का इतिहास है, कांग्रेस का वर्तमान है। आदरणीय सभापति जी, 2014 के बाद एनडीए को सेवा का मौका मिला, संविधान और लोकतंत्र को मजबूती मिली। ये पुरानी जो बीमारियों थी, उस बीमारी से मुक्ति का हमने एक अभियान चलाया। बीते 10 साल यहां से पूछा गया, हमने भी संविधान संशोधन किए। जी हां, हमने भी संविधान संशोधन किए हैं, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए। और संविधान
के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ किए हैं। हमने संविधान संशोधन किया, क्यों किया? इस देश का ओबीसी समाज तीन दशक से ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए मांग कर रहा है। ओबीसी के सम्मान के लिए, उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमने संविधान संशोधन किया है। हमें गर्व है ये करने का। समाज के दबे कुचले लोगों को उनके साथ खड़े होना, ये हम अपना कर्तव्य मानते हैं, इसलिए संविधान संशोधन किया। आदरणीय सभापति जी, इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग था, वो किसी भी जाति में क्यों न जन्मा हो, लेकिन गरीबी के कारण अवसरों को वो पा नहीं सकता था, आगे बढ़ नहीं सकता था, और इसलिए उसने असंतोष की ज्वाला भड़क रही थी और सबकी मांग रहती थी, कोई निर्णय नहीं करता था। हमने संविधान संशोधन किया, सामान्य जन के गरीब परिवार के 10% आरक्षण का किया, और ये पहला आरक्षण का संशोधन था। देश में कोई विरोध का स्वर नहीं उठा, हर किसी ने प्यार से उसको स्वीकार किया। संसद ने भी सहमति के साथ पारित किया, क्योंकि समाज की एकता की उसमें ताकत पड़ी थी, संविधान की भावनाओं का भाव पड़ा था, सबने सहयोग किया था, तब जाकर के हुआ था। आदरणीय सभापति जी हां, हमने भी संविधान में संशोधन किए हैं, लेकिन हमने संविधान में संशोधन किया महिलाओं को शक्ति देने के लिए। संसद और विधानसभा में, और संसद का पुराना भवन गवाह है, जब देश महिलाओं को आरक्षण देने के लिए आगे बढ़ रहा था और कानून बिल पेश हो रहा था, तब उन्हीं का एक साथी दल वेल में आता है, कागज छीन लेता है, फाड़ देता है और सदन स्थगित हो जाता है, और 40 साल तक विषय लटका रहता है। और वो आज उनके मार्गदर्शक है, जिन्होंने देश की महिलाओं के साथ अन्याय किया, वो उनके मार्गदर्शक है। आदरणीय सभापति जी, हमने संविधान संशोधन किया, हमने देश की एकता के लिए किया। बाबा साहब आंबेडकर का संविधान 370 की दीवार के कारण जम्मू कश्मीर की तरफ देख भी नहीं सकता था। हम चाहते थे बाबा साहब आंबेडकर का संविधान हिंदुस्तान के हर हिस्से में लगना चाहिए, और इसलिए बाबा साहब को श्रद्धांजलि भी देनी थी, देश की एकता को मजबूत करना था। हमने संविधान संशोधन किया, डंके की चोट पर किया, और 370 को हटाया, और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तो उसको मोहर लगा दी है। आदरणीय सभापति जी, हमने 370 का हटाने के लिए संशोधन किया। हमने ऐसे कानून भी बनाए। जब देश का विभाजन हुआ, महात्मा गांधी समेत देश के वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि पड़ोस के जो हमारे देश हैं, जहां जो माइनॉरिटीज है, वो जब भी संकट में आएगी तो उनकी चिंता ये देश करेगा। गांधी जी ने का वचन था, जो उनके नाम पर सत्ता पर चढ़ जाते थे उन्होंने तो पूरा नहीं किया, हमने सीएए ला करके उसको पूरा किया। वो कानून हमने लाया, हमने किया है, और गर्व के साथ आज भी हम उसको ओन कर रहे हैं।
मुंह नहीं छुपाते हैं, क्योंकि देश के संविधान की भावना के साथ मजबूती के साथ खड़े रहने का हमने काम किया। आदरणीय सभापति जी, हमने जो संविधान संशोधन किए हैं वो पुरानी गलतियों को ठीक करने के लिए किए हैं और हमने एक उज्जवल भविष्य का रास्ता मजबूत करने के लिए किए हैं और समय बताएगा, समय की कसौटी पर हम खरे उतरेंगे, क्योंकि वो सत्ता स्वार्थ के लिए किया गया पाप नहीं है, हमने देश हित में किया हुआ पुण्य है। और इसलिए हमें जो सवाल पूछते हैं आदरणीय सभापति जी, यहां संविधान पर अनेक भाषण हुए, अनेक विषय उठाए गए। हर एक की अपनी मजबूरियां होगी, राजनीति कुछ न कुछ करने के लिए कुछ करते होंगे। कठोर संकल्प, देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। सातवां संकल्प, संविधान का सम्मान हो, राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाए। आठवां संकल्प, संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण की हर कोशिश पर रोक लगे। नौवां संकल्प, विमेन लेड डेवलपमेंट में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने। 10वां संकल्प, राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास, ये हमारा विकास का मंत्र हो। 11वां संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्येय सर्वोपरि हो। आदरणीय सभापति जी, इसी संकल्प के साथ हम सब मिलकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो संविधान की जो निहित भावना है, वी द पीपल, सबका प्रयास, हम इसी मंत्र को लेकर के आगे चले और विकसित भारत का सपना इस सदन में बैठे हुए सबका तो होना ही चाहिए। 140 करोड़ देशवासियों का सपना जब बन जाता है और संकल्प लेकर के जब देश चल पड़ता है तो इच्छित परिणाम लेकर के रहता है। मेरा 140 करोड़ देशवासियों के प्रति मेरी अपार श्रद्धा रही है। उनके सामर्थ्य पर मेरी श्रद्धा है, देश की युवा शक्ति पर मेरी श्रद्धा है, देश की नारी शक्ति पर मेरी श्रद्धा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि देश 2047 देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तो विकसित भारत के रूप में मनाएगा। इस संकल्प के साथ आगे बढ़े। मैं फिर एक बार इस महान पवित्र कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सबको शुभकामनाएं देता हूं और मैं आदरणीय सभापति जी, आपने समय बढ़ाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, उन्होंने विपक्ष की बखिया उधेड़ी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और साथ ही साथ पूरे विपक्ष की संविधान के मुद्दे पर बोलती बंद कर दी। उन्होंने कांग्रेस के काल में हुए सारी चीजों को बताया कि किस तरीके से जो कांग्रेस आज संविधान पर बात कर रही है, संविधान को लेकर जो है इस तरीके से बयान देती है, उनके कार्यकाल के दौरान क्या सारी चीजें हुई थी। उन्होंने बड़ी एग्जाम्पल देते हुए कांग्रेस की बखिया जो है उधेड़ी है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो, हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।